अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वायरल हेपेटाइटिस स्टार्ट करना है। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है कि सॉरी। अच्छा, वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है? सबसे पहले तो जो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, ई वायरस, वो सारे क्या करते हैं, वो लीवर पे हमला कर देते हैं, लीवर को डैमेज कर देते हैं। इसकी वजह से ना इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर पैन कायम हो जाती है। ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हेपेटाइटिस वायरस ही हमेशा इन्फ्लेमेशन कराए। कभी कभी एप्स्टेन बार वायरस या साइटोमेगालो वायरस होता है, ये भी इन्फ्लेमेशन करा देता है। ठीक है। और हमने ये जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था, पहले हम उसको डिस्कस कर देते हैं। वायरल हेपेटाइटिस में हमने कॉजेज ऑफ जॉन्डिस में वायरल हेपेटाइटिस भी पढ़ा था ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन डिस्ट्रप्टिव हेपेटोसाइट। अभी हेपेटोसाइट की इन्फ्लेमेशन भी होगी, उसने डिस्टर्ब कर दिया हेपेटोसाइट को एंड स्मॉल बाउल। अच्छा, आपने ये याद रखना कि जो वायरल हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है वो लोब्यूल्स में होती है। ठीक है। फिर वो डैमेज कर देती है हेपेटोसाइट्स को भी। और आपको पता है कि लीवर के अंदर स्मॉल डक्ट्यूल्स प्रेजेंट होती है, तो उसको भी डैमेज कर देती है। ठीक है। इंक्रीज इन बोथ। और फिर वायरल हेपेटाइटिस में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनकी रीज़न क्या है? कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के ज़्यादा होने की, जाहिर सी बात है। अब लीवर की सेल इन्फ्लेमेशन हो गई है ना इनकी सारी, तो उनको पता है कि वायरस ने आके हमें हमें इन्फ्लेम करा दिया, और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम मर जाएं, हमारी मतलब, तो हम वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ज़्यादा लेने लग जाते हैं और इसको जल्दी जल्दी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करी जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी ज़्यादा हो जाती है और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो फिर जब आपने पता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होती है, वाटर सॉल्युबल होती है, जाहिर सी बात है। अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, तो फिर डार्क यूरिन आता है ना हमें। ठीक है। तो फिर इस तरह हमें ये वाटर सॉल्युबल है, किडनी में जाएगी और हमें डार्क यूरिन देगी। और यूरिन यूरोबिलिनोजन इज नॉर्मल आर डिक्रीज। और आपने पढ़ा था कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होती है जब वो ऐसे यहाँ बाइल डक्ट से जाती है ड्यूरिनम में जाके यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाती है। और यूरोबिलिनोजन इस केस में इंक्रीज करेगा या फिर नॉर्मल रहेगा या डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आगे यूरोबिलिनोजन यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है इस तरह, फिर यूरोबिलिन यूरिन में आ जाती है और फिर ये बॉडी से बाहर आ जाती है। ठीक है। तो ये सारा वायरल हेपेटाइटिस में हो रहा था, ये समरी थी बिल्कुल। अब हमने इसको डिटेल में पढ़ना है और इसकी टाइप्स भी पढ़नी है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि लीवर के पैरेन्काइमा की इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये मैंने बता दी। एप्स्टेन बार वायरस जैसे साइटोमेगालो वायरस और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस वायरस है। ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस कॉज एक्यूट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस वायरस क्या करा रहे हैं? एक्यूट हेपेटाइटिस करा रहे हैं, विच में प्रोग्रेस टू क्रोनिक हेपेटाइटिस, जो कि क्रोनिक में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एक्यूट हेपेटाइटिस प्रेजेंट एज जॉन्डिस। और एक्यूट हेपेटाइटिस का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है? उसको जॉन्डिस हुआ होता है। और आपको पता है हमने पीछे पढ़ा वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है? कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों इंक्रीज कर जाते हैं और डार्क यूरिन आ जाता है ड्यू टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है। फीवर और मलेज हो गया, नाजिया हो गया एंड एलिवेटेड लीवर इंजाइम। और लीवर के इंजाइम है वो एलिवेट कर गया। कौन सा इंजाइम? ALT ज़्यादा हो जाता है AST से। होते तो दोनों ज़्यादा है, लेकिन ALT ज़्यादा हो जाता है AST से। ठीक है। इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व लोब्यूल ऑफ द लीवर, जो मैंने पीछे बताया था कि इन्फ्लेमेशन हमेशा कहाँ होनी है? लोब्यूल्स ऑफ लीवर में होनी है और पोर्टल ट्रैक में होनी है। और फिर उसकी वजह से क्या होना है? अपोप्टोसिस ऑफ हेपेटोसाइट्स हो जानी है। अच्छा, ये उन्होंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये देखें। एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या हुआ है? ये देखें, हिपैटोसाइट की इन्फ्लेमेशन हुई है। जो बड़े बड़े आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये हिपैटोसाइट की इन्फ्लेमेशन हुई है। और ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? ल्यूकोसाइट्स हैं। ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो गई है हेपेटोसाइट्स की, और वहाँ ज़ाहिर सी बात है उसके नतीजे में ल्यूकोसाइट्स वहाँ आ जाएंगे। अच्छा, सम केसेस में भी एसिम्टोमेटिक, ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन उनके लीवर के ALT और AST बढ़े होते हैं। ठीक है। सिम्टम लास्ट लेस देन 6 मंथ। सिम्टम्स कब तक रहते हैं? 6 महीने से कम तक रहते हैं। ठीक है। क्रोनिक हेपेटाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिम्टम दैट लास्ट ग्रेटर देन 6 मंथ। अब एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रोनिक हेपेटाइटिस में फ़र्क ये है कि एक्यूट के सिम्टम 6 महीने से ज़्यादा थोड़े रहते हैं और क्रोनिक के 6 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। इन्फ्लेमेशन प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व द पोर्टल ट्रैक। और अब क्रोनिक में क्या होता है कि पोर्टल ट्रैक की मेन इन्फ्लेमेशन होती है। पता है ना, लीवर के अंदर, ये लीवर है, ठीक है, लीवर है, तो इसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है। और लोब्यूल्स के अंदर पोर्टल ट्रैक होता है। ठीक है। अभी क्रोनिक में क्या होना है? मेनली पोर्टल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन होनी है। जाहिर सी बात है, उसकी वजह से क्या होगा? हेपेटोसाइट्स भी साथ ही होंगे, तो वो भी डैमेज कर जाएंगे। रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू सिरोसिस, उसकी वजह से सिरोसिस भी हो सकता है। अच्छा, अब इसकी ये टाइप्स देखनी ज़रूरी है। वायरल हेपेटाइटिस की कितनी टाइप्स हैं? मेन इसकी 4 टाइप्स हैं। हेपेटाइटिस A वायरस एंड हेपेटाइटिस E वायरस। इनको इसलिए इकट्ठा रखा है क्योंकि इनका कॉज ज़्यादातर एक ही होता है ना, फीरो लोकल ट्रांसमिशन की वजह से हो जाते हैं। जो गंदा फीकल मटीरियल वाला, अगर वो वाली चीज़ें अगर हम मुंह को लगा लें, उसकी वजह से हो जाते हैं।
ज़्यादातर पोर एरियाज़ में होते हैं। HIV इज़ कॉमनली एक्वायर्ड बाय ट्रैवलर, और हेपेटाइटिस ए वायरस ज़्यादातर ट्रैवलर्स को होता है। ज़ाहिर सी बात है वो इतनी हाइजीन नहीं मेंटेन कर सकते। HIV इज़ कॉमनली एक्वायर्ड फ्रॉम कंटेमिनेटेड वाटर और अंडरकुक फूड। और HIV किस वजह से होता है, हेपेटाइटिस ई वायरस किस वजह से होता है, अंडरकुक फूड खाने की वजह से, ज़्यादातर सी फूड खाने की वजह से होता है, ठीक है। और एक्यूट हेपेटाइटिस नो क्रोनिक स्टेट, एंटी वायरस IgM मार्क्स एक्टिव इन्फेक्शन। एक्यूट हेपेटाइटिस में कोई क्रोनिक स्टेट नहीं होती है, 6 महीने से कम में रहता है, ठीक है, और ज़्यादा डैमेज नहीं भी करता। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हमारी बॉडी में IgM होनी है ना, तो इसका मतलब ये है कि अभी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में चल रहा है, अभी बाहर से एंटीजन आया है और एंटीबॉडीज बन रही है हमारी बॉडी में इसके खिलाफ, और वो लड़ रही हैं, ठीक है, अभी जंग ही जारी है। और जब भी हमारे पास IgG एंटीबॉडीज होनी है, तो इसका मतलब ये है, अभी IgM में क्या था कि अभी एंटीबॉडीज बन रही थी, उस अभी मतलब एंटीजन आ रहा था, वो डैमेज कर रहा था, और ये अभी लड़ाई चल रही थी, ठीक है। और IgM का क्या मतलब है कि लड़ाई खत्म हो गई है, एंटीबॉडीज पूरी बन चुकी हैं उसके एंटीजन के खिलाफ, और अब ये एंटीजन हमारी बॉडी को मज़ीद मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ तो पहले एंटीबॉडीज बन चुकी है ना। तो IgM मतलब अभी लड़ाई जारी है, एंटीबॉडीज बन रही हैं, अभी वो फुल नहीं हुई। और IgG का मतलब क्या है, एंटीबॉडी सफिशिएंट है, वो बहुत ज़्यादा बन गई हैं, और उन्होंने बाहर से आने वाले एंटीजन को भी पहचान लिया, तो हमारी बॉडी IgG हो गई है। इसलिए जब हम किसी को मतलब वो वैक्सीन वगैरह भी लगाते हैं ना, तो उसके अंदर हम IgG एंटीबॉडीज IgG सॉरी IgG वाले रिएक्शन को ही करा रहे होते हैं, कि हम थोड़ी सी उसको ना बाहर से एंटीबॉडीज दे देते हैं, और ताकि बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना दे, थोड़ी सी एंटीजन दे देते हैं बाहर से, ताकि उसके खिलाफ बॉडी एंटीजन बना दे। और फिर क्या होता है कि हमारी एंटीबॉडीज तो बना देती है ना हमारी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ। तो फिर क्या हो जाता है कि मतलब अब अगर ये एंटीजन मतलब ताकतवर होकर भी आएगा, तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनी होंगी, तो फिर ये इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा हमें, ठीक है। एंटीबॉडीज़ फटाफट जाएंगी, हम उसको मार देंगे। वैसे नॉर्मली क्या होता है, MHC क्लास 2 के पास जाता है, फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास जाता है, और फिर जाके कहीं साइटोकिन रिलीज कराता है, हिस्टामिन वगैरह। नॉर्मली तो ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए हम वैक्सीनेशन इससे तो फिर तब तक लीवर सेल तो डैमेज हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम वैक्सीनेशन में क्या करते हैं कि उसको एंटीबॉडीज़ पहले हम माइल्ड एंटीजन दे के एंटीबॉडीज़ को पहले ही एक्टिव करा लेते हैं उसके खिलाफ ना, एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। तो अब इसमें भी है कि एंटीवायरस IgM मार्क्स एक्टिव इन्फेक्शन। जब भी हमारी बॉडी में एंटीवायरस IgM होगा, तो इसका मतलब है कि अभी इन्फेक्शन वहाँ चल रहा है, मतलब अभी जंग वहाँ हो रही है। एंटीवायरस IgG इज़ प्रोटेक्टिव, तो एंटीवायरस IgG प्रोटेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एंटीबॉडीज़ बना दी हुई है। इट प्रेजेंस इंडिकेट प्रायर इन्फेक्शन, और इसकी प्रेजेंस IgG की प्रेजेंस क्या बताती है कि पहले ये इन्फेक्शन हो चुका है, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी बन चुकी हैं, और वो अब एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्शन के तौर पे हमारी काम कर रही हैं। यहाँ इम्यूनाइजेशन या फिर ये है कि उस बंदे को वैक्सीन हमने इसकी चीज़ की लगा दी है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन इज़ अवेलेबल फॉर HIV, और HIV जो हेपेटाइटिस A वायरस है, इसके खिलाफ हमारे पास वैक्सीन है। HEV infection in pregnant women is associated with fulminant hepatitis। अब फुलमिनेंट हेपेटाइटिस का ये मतलब है कि लीवर फेलियर बहुत ज़्यादा हो गया, और उसकी वजह से नेक्रोसिस हो गया लीवर का, और बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो HEV का जो इन्फेक्शन है ना, वो ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, और ये क्या करा देता है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस करा देता है, लीवर फेलियर विद मैसिव लीवर नेक्रोसिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HEV प्रेग्नेंट वुमेन में इन्फेक्शन कराता है, ठीक है। आगे हेपेटाइटिस बी वायरस पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस में क्या होता है कि ज़्यादातर ये पेरेंटल ट्रांसमिशन है, मतलब माँ बाप से बच्चों में चल जाती है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के दौरान, अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के दौरान, एक्चुअली ये क्या होता है कि म्यूकोजा लेयर से ट्रांसफ़र करती है, मतलब अगर हमारी म्यूकोजा लेयर डैमेज हो गई है जब हम इंटरकोर्स कर रहे हैं किसी के साथ, तो फिर ये मतलब अगर उसकी भी म्यूकोजा लेयर डैमेज हो गई है, तो ये वहाँ चल जाएगा, ठीक है, और वहाँ जाके क्या कराएगा, डैमेज काज करा देगा, ठीक है। इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़, या फिर कोई बंदा अगर वेन में ड्रग्स लगा रहा है कंटेमिनेटेड नीडल के थ्रू, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़ या फिर नीडल स्टिक के थ्रू ज़्यादा ये नर्सेज वगैरह को हेपेटाइटिस बी वायरस हो जाता है, इसलिए, ठीक है। रिजल्ट इन एक्यूट हेपेटाइटिस, और फिर क्या इसका रिजल्ट होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है। क्रोनिक डिजीज अकर इन 20% ऑफ द केसेस, तो ज़्यादातर क्रोनिक डिजीज होती है 20% ऑफ पेशेंट में होती है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस, पेरेंटल ट्रांसमिशन, हेपेटाइटिस सी वायरस क्रोनिक है, वास्ते याद रखना है आपने, ठीक है। ये भी पेरेंटल ट्रांसमिशन है। इसमें क्या होता है, इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़ की वजह से होता है, अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स की वजह से होता है। रिस्क फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट ड्यू टू स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड सप्लाई। अब ये इतना ट्रांसफ्यूज नहीं होता एक बंदे से दूसरे बंदे तक, ठीक है।
रिजल्ट इन एक्यूट हेपेटाइटिस, और फिर क्या हो जाता है, एक्यूट हेपेटाइटिस हो जाता है। क्रोनिक डिजीज अकर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और क्रोनिक डिजीज़ भी हो जाती है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी कि हेपेटाइटिस सी वायरस क्रोनिक है। हेपेटाइटिस सी वायरस आरएनए टेस्ट कन्फर्म इन्फेक्शन, ठीक है। हेपेटाइटिस सी वायरस का हम आरएनए टेस्ट करते हैं जो कि कन्फर्म कर देता है कि इन्फेक्शन है। डिक्रीज आरएनए लेवल इंडिकेट रिकवरी, अगर आरएनए लेवल कम है तो इसका मतलब कि हमारी रिकवरी हो रही है, और अगर आरएनए लेवल कम ही नहीं हो रहे, मतलब वो एंटीजन प्रोटीन्स बनाती जा रही है, एंटीबॉडीज़ बनती जा रही हैं उसके खिलाफ, तो मतलब कि अभी इन्फेक्शन जा रही है। परसिस्टेंट इंडिकेट क्रोनिक डिजीज़, ठीक है। हेपेटाइटिस डी वायरस अब क्या है, डिपेंडेंट ऑन हेपेटाइटिस बी वायरस। अब हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी वायरस इकट्ठे भी हो जाते हैं, या फिर ऐसे भी होता है कि अगर पहले किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ था, उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन हो गई है उसको हेपेटाइटिस डी वायरस की, ठीक है। तो यहाँ यही बताया हुआ, डिपेंडेंट ऑन हेपेटाइटिस बी वायरस फॉर इन्फेक्शन, super infection upon existing hepatitis B virus is more severe than co-infection. Infection with hepatitis B virus and hepatitis D virus at the same time, या फिर hepatitis D virus और hepatitis B virus का एक टाइम पे भी दोनों का इन्फेक्शन हो जाता है, और ये बहुत मतलब डैमेज कॉज करा देता है, ठीक है। बस हम अब लास्ट एक टेबल देखते हैं, उसके बाद हमारा वायरल हेपेटाइटिस वाला टॉपिक खत्म हो जाना। उसमें उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कस किया है, ये देखें। अब इसमें क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताया हुआ है कि हेपेटाइटिस बी वायरस की क्या स्टेजेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले वो एक्यूट स्टेज में जाता है, फिर विंडो में जाता है, फिर वो सही होने लग जाता है, उसको रिजॉल्व कहते हैं। अगर वो सही ना हो तो फिर वो क्रोनिक में चल जाता है। और ये है कि हम कुछ पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस की इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन कर देते हैं, तो उनमें क्या सिनेरियो होता है, ठीक है। तो ये अच्छा, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि जब भी बाहर से कोई इन्फेक्शन आता है तो फर्स्ट सीरोलॉजिकल मार्कर, मतलब जो सबसे पहली चीज़ हमारी बॉडी में क्या होती है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है। ये फर्स्ट सीरोलॉजिकल मार्कर है। उसके बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है जब बाहर से कोई आया एंटीजन, उसने एंटीजन बढ़ा दी है, एंटीजन हमारी सरफेस एंटीजन है हेपेटाइटिस बी की, तो वो राइज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद विंडो रिजॉल्व में तो वो ठीक होने लग जाएगा ना पेशेंट, मतलब लड़ाई वो तो जाहिर सी बात है। अब जब एंटीजन्स आई हैं बाहर से, तो फिर क्या होगा कि हेपेटाइटिस बी को और एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी ना, मतलब वो बनने की कोशिश करेंगे, अभी फिर आईजीएम उसके खिलाफ बन रही है, ठीक है। जब आईजीएम उसके खिलाफ बन रही है तो फिर आईजीएम बॉडी में हो जाएगी, ठीक है। और विंडो स्टेज में भी आईजीएम बन रही है, ठीक है। जब आईजीएम बनेगी तो वो इसको मारने की कोशिश करेगी ना, तो विंडो स्टेज में क्या हो जाएगा कि जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, आईजीएम उसको मार देगी और वो नेगेटिव हो जाएगी। और रिजॉल्व में भी मतलब जाहिर सी बात है, लीवर अब बिल्कुल ठीक हो गया रिजॉल्व में, तो फिर क्या हो जाएगा, जो एंटीजन है, जो बाहर से चीज़ है, वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ ये देखने वाली बात है कि अब जो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ हैं, उसमें क्या होगा कि आईजीएम, ज़ाहिर सी बात है बाहर से एंटीजन आया तो आईजीएम इंक्रीज़ कर जाएगी, विंडो में भी आईजीएम बन रही होगी, और रिजॉल्व में क्या होगा, जंग हो चुकी है, जंग जीत गए हैं अब हम, ठीक है। बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना दी हैं, तो फिर क्या होगा, आईजीजी, ठीक है। और यहाँ क्या है कि बिल्कुल एंटीजनों को मार दिया और एंटीबॉडी आईजीजी बन गई है। और अब सरफेस एंटीबॉडी भी क्या है कि सरफेस एंटीबॉडी आईजीजी होती है, और ये प्रोटेक्टिव रोल प्ले करेगी, ठीक है। अब फिर अगर क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो क्रोनिक इन्फेक्शन ये है कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और 6 महीने से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट ग्रेटर देन 6 मंथ डिफाइन क्रोनिक स्टेज। और इसमें क्या हो गया, क्रोनिक है, जाहिर सी बात है अभी बाहर से एंटीजन आई जा रही हैं, सरफेस एंटीजन इसलिए बढ़ गई हैं, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, फिर भी आईजीजी बन गई हुई है हमारी बॉडी में, तो वो इसको मारने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अब नेगेटिव होंगी, कोर एंटीजन आईजीजी होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये देखते हैं हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन एंड हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, इन्वेलप एंटीजन का मतलब है कि आपने किसी को गिफ्ट देना है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको एक रैप में, इन्वेलप में देंगे ना गिफ्ट। तो ये है कि मतलब अगर हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन तब होती हैं जब हमने अपनी एंटीजन किसी और बंदे में ट्रांसफ़र करनी हो, ठीक है। तो जब हम अपनी एंटीजन किसी और बंदे में, एंटीजन वायरस इतना तेज़ होता है कि कहते हैं कि मैंने जब किसी में जाना है तो मैंने प्रॉपर प्रोटोकॉल से जाना है, ठीक है। वो अपने इर्द गिर्द एक प्रोटीन की लेयर बना लेता है, ताकि रास्ते में कोई भी बाहर से इन्वायरमेंट उसको डिस्टर्ब ना करे और वो आराम से अगले बंदे में भी ट्रांसफ़र हो जाए। पता ना हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे बंदे में। तो फिर क्या हो जाएगा, इन्वेलप एंटीजन पॉजिटिव हो जाएंगी जब एक्यूट इन्फेक्शन होगा। और विंडो में जाहिर सी बात है, बॉडी अगले बंदे में जब वो जाएगा तो बॉडी उसके खिलाफ लड़ेगी ना, उसके बाद बॉडी आईजीएम बना देगी, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा।
इन्वेलप उसको तोड़ देंगी, ठीक है, और रिजॉल्व स्टेज में वो मारने की उसको कोशिश करेंगे और नेगेटिव हो जाएगा ये फिर, ठीक है। और इसलिए क्रोनिक में क्या होगा, इन्वेलप एंटीजन पॉजिटिव होंगी कभी कभी, अगर फिर भी वो नहीं मरा तो क्रोनिक स्टेज में चल जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, कभी कभी आईजीएम उसको मार चुकी होंगी और कभी वो फेल हो जाएगी मारने में, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव। और प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन और हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए इंडिकेट इनइफेक्टिविटी। अगर ये मतलब अगर पॉजिटिव ही रहेगा तो इसका मतलब है कि जो हमारे जो अगले बंदे के अंदर एंटीबॉडीज थी वो इनइफेक्टिव रही हैं इसके ऊपर, वो इसको मारने में नाकाम हो गई हैं, ठीक है। तो अब इम्यूनाइजेशन का देखें, अगर हमने किसी बंदे को इम्यून सिस्टम में पहले ही दे दी या आईजीजी एंटीबॉडी, तो वो प्रोटेक्टिव रहेगा और उसके अंदर ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है। ये हमारा वायरल हेपेटाइटिस था। अब बस एक छोटा सा लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, सिरोसिस। अब सिरोसिस का क्या मतलब है, अच्छा आप पहले वायरल हेपेटाइटिस की, क्रोनिक हेपेटाइटिस की यहाँ डायग्राम दिखाई हुई है। ये दिखाया हुआ है कि आपका बिलियरी ट्रैक है, इंट्रा बिलियरी डक्ट, ठीक है, वो इन्फ्लेम किया, देखें इसका कितना, ये बिलियरी ट्रैक है जो इंट्रा हिपैटिक बिलियरी ट्री है, ठीक है, वो देखें कितना ज़्यादा इन्फ्लेम किया हुआ है ना हेपेटाइटिस में। यहाँ नॉर्मली ये बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन आप इधर से लेके इतना ज़्यादा इन्फ्लेम हुआ हुआ है सारा, ये क्रोनिक हेपेटाइटिस का काज करा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये पोर्टल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन हुई है, ये सारी पोर्टल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन हुई है। नॉर्मली ये इतना छोटा होता है लेकिन अब इसका साइज सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई है इसके अंदर, ठीक है। अब सिरोसिस पढ़ते हैं। सिरोसिस क्या होता है, एंड स्टेज लीवर डैमेज हो जाता है, समझेंगे। पहले हमारे पास सिर्फ इन्फ्लेमेशन था और इन्फ्लेमेशन अब वो रिजॉल्व नहीं हो रही, वहाँ फाइब्रोसिस आ गए हैं, फाइब्रिन्स आ गए हैं, वहाँ के डिपॉजिट कर गए हैं, उन्होंने क्या करा दिया, लीवर के पैरेन्काइमा में बैंड लाइक फाइब्रोसिस बना दिए, ठीक है। और फिर क्या हो गया कि वहाँ नोड्यूल्स भी आ गए हैं, रीजनरेटिव नोड्यूल्स ऑफ हिपैटोसाइट। अब वो ये सिरोसिस होता है ना, ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है, ये कभी सही नहीं हो सकता एक दफ़ा डैमेज हो गया, क्योंकि लीवर डैमेज ही इतना ज़्यादा हो सकता है, हो जाता है कि वहाँ स्कार बन जाता है, और आप लोगों को पता है जहाँ स्कार बन जाए तो वो वापस सही नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या होता है, रीजनरेटिव नोड्यूल्स ऑफ द हिपैटोसाइट्स। अब जो हिपैटोसाइट्स के नोड्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं, तो वो रीजनरेटिव नोड्यूल्स ऑफ हिपैटोसाइट, ये उन्होंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये देखें, ये नोड्यूल है, ठीक है, और ये फाइब्रोटिक बैंड है सारे, ये नोड्यूल है, ये नोड्यूल है, ये नोड्यूल है, और सारे फाइब्रोटिक बैंड बने हुए हैं सिरोसिस में, ठीक है। अब आपको पता है फाइब्रोसिस मीडिएट कैसे होता है, टीजीएफ बीटा सेल से होता है, और टीजीएफ बीटा कहाँ से स्टार्ट, अच्छा इसको समझने के लिए पहले ये देखें कि ऐसे समझे एक लीवर का लोब्यूल होता है, आपको पता है वो हेक्सागोनल होता है, ठीक है, और इसके हर कोने में क्या होता है, इसके हर कोने में हिपैटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन होती है और डक्ट होती है, एक छोटी सी हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, डक्ट, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल, ऐसे ही हर कॉर्नर में होती है, ठीक है, और दरमियान में क्या होती है, सेंट्रल वेन होती है, ठीक है। अब इन्होंने सारा जो मतलब अपना वो होता है ना सिक्रीशंस, वो कहाँ ड्रेन करनी होती है, सेंट्रल वेन में, ठीक है। अब सेंट्रल वेन के इर्द गिर्द क्या होते हैं, एंडोथीलियल सेल होते हैं, हमें पता है, ठीक है, और इसके एंडोथीलियल सेल्स के नीचे साइनोसाइड्स पड़े होते हैं, ठीक है। अब साइनोसाइड्स क्या कराते हैं, टीजीएफ बीटा स्क्रीट कराते हैं, और कभी कभी ना ये विटामिन ए की भी सिक्रीशन कराते हैं, लेकिन अभी हमने टीजीएफ बीटा का पढ़ना है, तो ये साइनोसाइड जो यहाँ नीचे पड़े हुए हैं ना, इन्होंने टीजीएफ बीटा स्क्रीट कराना है, और फिर उसकी वजह से डैमेज हो जाएगा, ठीक है। फाइब्रोसिस मीडिएटेड बाय टीजीएफ बीटा फ्रॉम, उसकी वजह से फाइब्रोसिस होगा, और फाइब्रोसिस मतलब डैमेज, ज़ाहिर सी बात है, कोई इन्फेक्शन होगी तो साइनोसाइड्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और वह ज़्यादा एक्टिवेट होंगे तो टीजीएफ बीटा को ज़्यादा बनाएंगे, तो टीजीएफ बीटा फाइब्रोसिस करा देंगे, ठीक है। फाइब्रोसिस mediated by TGF beta from the stellate cell which lie beneath the endothelial cell that line the sinusoid। अब ये साइनोसाइड किसे कहते हैं, साइनोसाइड ये गली जो बनती है ना इसको कहते हैं, जो जा रही होती है सेंट्रल वेन की तरफ। तो अब ये जो स्टेलेट सेल हैं, ये जो एंडोथीलियल के नीचे थे, इन्होंने लाइन किया वैसा साइनोसाइड्स को, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कराना है, टीजीएफ बीटा की स्क्रीशन को ज़्यादा करार देना, और इन्होंने फिर फाइब्रोसिस करा देना, और फिर इसकी वजह से लीवर सिरोसिस हो जाएगा। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, लीड्स टू एसाइटिस। जाहिर सी बात है अगर ये ट्रेनिंग नहीं होगी यहाँ, देखें अब सेंट्रल वेन में अगर ड्रेन नहीं होगा तो यहाँ पोर्टल हाइपरटेंशन तो हो ही जाएगी ना, तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी। अगर अगर ये लीवर है समझें, अब उसकी ड्रेनेज कहीं आगे जा नहीं रही, तो अपनी ड्रेनेज वापस यहाँ ब्लड में भेज देगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, और कुछ पेरिटोनियल कैविटी में भेज देगा। अब जब वो पेरिटोनियल कैविटी में भेजेगा तो एसाइटिस हो जाएगा। एसाइटिस का मतलब ये है कि
कि जो पेट होता है ना उसमें पानी पड़ जाता है, पेट फूल जाता है, ठीक है। फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, फ्लूइड जमा हो जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। हाइपरस्प्लीनिज्म, अब ये कंजेस्टिव स्प्लीनोमेगैली क्यों हुई है? जाहिर सी बात है टीजीएफ बीटा बहुत ज़्यादा हो गई, बाइल में चला गया, बाइल से स्प्लीन और ये और कुछ लीवर ने वापस यहाँ अपना मटेरियल वापस यहाँ स्प्लीन में भी भेजा, तो इस वजह से स्प्लीन की भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। पोर्टोसिस्टेमिक शंट, एसोफेजियल वेराइसिस, हेमराइड, कैपिट मेडुसा। अच्छा, पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स क्या होते हैं?